हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आप लोग का इसका एग्जाम 2 जुलाई को है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार संसार में कौन कौन से दो वर्ग होते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे जिनका की मानना था कि संसार में दो वर्ग के व्यक्ति होते, तो कौन कौन से होते हैं हम लोग को बताना है। तो मार्क्स के अनुसार यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग बताए गए हैं। पहला उत्पादन यानी प्रोड्यूक्शन वर्ग तथा दूसरा वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ग। ये हो गया आप लोग का दो। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि अंतःसमूह की अवधारणा किसने दी। तो अंतःसमूह की अवधारणा WG समर ने दी थी। आप लोग लिख सकते हैं लैंग्वेज को बना करके कि अंतःसमूह की अवधारणा WG समर ने दी थी। इसके बाद आगे देख सकते हैं तीसरा का नंबर वाला कि जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किनका है। तो यहाँ उत्तर देख सकते हैं कि मजूमदार एवं मदान का। यानी ये जो दो व्यक्ति थे इनका मानना था कि जाति वर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, ये इन्हीं का मानना था, मजूमदार एवं मदान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं चौथा। GS घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो देख सकते हैं कि घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया। मतलब इन्होंने 6 जातियों की विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस समाज का खंडात्मक विभाजन, संतरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, निश्चित व्यवसाय, विवाह संबंधित प्रतिबंध। ये 6 जातियों के आपका यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से 6 प्रमुख जातियाँ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इन्होंने 6 जातियों को जो विशेष प्रकार से विशेषताओं का वर्णन किया था वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो हो गया ये और एक हो गया आप लोग का ये और एक हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये, यानी 6 यहाँ पर दिए गए हैं। फिर देख सकते हैं पांचवा यहाँ पर कि सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक के लेखक रास थे। 1909 ईस्वी में इन्होंने लिखा था पुस्तक को। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। तो ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता कृषि है। कृषि ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता है। आगे देख सकते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम कूले ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 8 नंबर वाला, जो कि आप लोग का सेक्शन B स्टार्ट होता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन कि विवाह संबंध के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह संबंध के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला हो गया आप लोग का एक विवाही परिवार। यदि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह से उत्पन्न परिवार को एक विवाही परिवार कहते हैं। आज के सभ्य समाजों में इसी प्रकार के विवाह सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। फिर है दूसरा कि बहुविवाही परिवार, यानी जब एक स्त्री या पुरुष एक से अधिक पुरुष या स्त्री से विवाह संबंध स्थापित करता है तो ऐसी विवाह से उत्पन्न परिवार को बहुविवाही देख सकते हैं कि परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, बहुविवाही में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख सकते हैं कि पहला है बहुपति विवाह परिवार। इस प्रकार के परिवार एक स्त्री द्वारा एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करके बसाए जाते हैं। वास्तव में ऐसे परिवार में एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करती है। उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर की शक जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। और दूसरा का इसका प्रकार है कि बहुपत्नी विवाह परिवार। मतलब इसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करके परिवार की स्थापना करता है। भारत में नागा, गोंड, वैगा आदि जनजातियों में इस प्रकार के देख सकते हैं कि इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर 9वां नंबर वाला है। क्या है 9वां नंबर वाला क्वेश्चन कि नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार की सामाजिक व्यवहार का नियमन करती है। तो व्यक्ति के आचरण पर नियंत्रण रखने में नातेदारी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है।
एक विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट नातेदार की भूमिका को अन्य नातेदार बड़े ध्यान से देखते हैं और उसकी प्रशंसा व आलोचना करते हैं। इसलिए व्यक्ति से जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए स्वयं को बाध्य महसूस करता है। साधारणतः हर व्यक्ति इस बात की चिंता करता है कि उसके किसी आचरण पर दुनिया क्या कहेगी, और दुनिया से उसका आशय अधिकांशतः अपने नातेदारी समूह से ही होता है। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवहारों को समाज के आदर्शों के अनुरूप बनाए रखने में योगदान देती है। यह हो गया आप लोग का 9वां का राइट आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है 10 नंबर वाला। देख सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन कि अंतः समूह तथा बाह्य समूहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 प्रकार के समूह होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इनमें अंतर बताना है, तो अंतः एवं बाह्य समूहों में अंतर निम्न है। आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक तरफ लिख दीजिएगा अंतः समूह और दूसरे की तरफ बाह्य समूह, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। पहला है कि अंतः समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे के समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट है दूसरा का कि अंतः समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का उपयोग होता है, जबकि बाह्य समूह जो सदस्य के लिए वे शब्द का उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा का यहाँ पर अंतर दिया गया कि यह पाया गया है कि अंतः समूह में समानता व्यक्तियों में समानता मानी जाती है, उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखा जाता है और उनमें वांछनीय विशेषक पाए जाते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों को अलग तरीके से देखा जाता है और उनका प्रत्यक्षण अंतः समूह के सदस्यों की तुलना में प्रायः नकारात्मक होता है। यह हो गया आप लोग का अंतः समूह एवं बाह्य समूह में अंतर। आगे बढ़े तो आगे है 11 नंबर वाला कि द्वितीयक समूह की विशेषता बताएं। तो द्वितीयक समूह की विशेषता निम्नलिखित है। क्या? पहला है कि संबंधों में घनिष्ठता का अभाव रहता है। दूसरा का है कि संबंध अव्यक्तित्व होते हैं। फिर तीसरा है कि द्वितीयक समूह योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर निर्देशित होते हैं। चौथा है कि संबंध सार्वजनिक न होकर सीमित होते हैं। फिर है पांचवा विशेषता, यहाँ पर देख सकते हैं कि पांचवा विशेषता है कि द्वितीयक समूहों का आकार बड़ा होता है, अर्थात इसके सदस्यों की संख्या अधिक रहती है। फिर छठा है यहाँ पर कि द्वितीयक समूह विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। सातवां के सदस्यों के संबंध व्यक्तित्व न होकर सामूहिक होते हैं। और आठवां है कि इनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए इनको विशेष हित समूह भी कहा जाता है। यहाँ पर 8 अंतर दिए गए हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं तो आप लोग और भी लिख सकते हैं। आगे है 12 नंबर वाला कि जादू की प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो जादू की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, जादू एक प्रकार की शक्ति होती है, आप लोग जानते हैं। फिर दूसरा का है कि इस शक्ति को संचालित करने के लिए एक जादूगर होता है जो जादू पर नियंत्रण रखता है। फिर तीसरा का कि जादू का उपयोग अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका संबंध मानव जगत से नहीं है, जादू अति मानवीय जगत से संबंधित होता है। आगे देख सकते हैं कि आगे यहाँ पर 5वां अंतर भी दिया गया है कि जादू का उपयोग जादूगर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से कर सकता है। जादू से जहाँ एक ओर जादूगर अच्छे कार्य कर सकता है, वहीं दूसरी ओर वह बुरे कार्य भी कर सकता है। मतलब जादू एक प्रकार से फायदेमंद है तो एक प्रकार से हानिकारक भी है। ये हो गया आप लोग का यहाँ पर जादू की प्रमुख विशेषताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर वाला कि श्रम विभाजन के सामाजिक प्रभाव को संक्षेप में समझाए। तो दुर्मिक ने श्रम विभाजन के सामाजिक परिणामों की विस्तार से विवेचना की है। ये सामाजिक परिणाम या प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, श्रम विभाजन के फलस्वरूप समाज में स्वाभावी एकता या संगठन पनपता है, अर्थात विभिन्न सामाजिक कार्यों को समाज की विभिन्न इकाइयाँ करती है जो अवश्य है, लेकिन उनमें सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी रहती है। फिर दूसरा कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप श्रम का विशेषीकरण भी हुआ है, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार के कार्य करता है और एक ही प्रकार के कार्य को निरंतर करते रहने से उस कार्य के संबंध में उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब एक ही कार्य को बार बार करने से उसके संबंध में हमें ज्ञान और भी अर्जित होता है। इसके बाद देख सकते हैं कि और वह उस कार्य में विशेषज्ञ बन जाता है, मतलब कि उस काम में निपुण बन जाता है, उसे पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है। आगे देख सकते हैं, आगे है आप लोग का 14 नंबर वाला
कि परिस्थिति की विशेषताओं का उल्लेख करें अथवा परिस्थिति के तत्वों की विवेचना करें। उत्तर देख सकते हैं कि परिस्थिति की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, स्थिति का हस्तांतरण। स्थिति के हस्तांतरण के द्वारा समाज की संस्कृति का एक अंग बन जाती है और अन्य संस्कृति उपकरणों के समान ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। आगे देख सकते हैं, आगे है दूसरा का कि सांस्कृतिक मूल्य द्वारा निर्धारण। समाज में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर होता है। फिर तीसरा का यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा का दिया गया है विशेषता कि सापेक्षिक अवधारणा। अब इसका क्या मतलब है कि हम किसी परिस्थिति का अर्थ अन्य स्थितियों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए पति की स्थिति का अर्थ पत्नी की स्थिति के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। अगला है यहाँ पर चौथा अंतर दिया गया है कि परिस्थिति की विविधता। इसका क्या मतलब है कि एक ही समय में एक व्यक्ति की अनेक स्थितियाँ होती है, अर्थात वह विभिन्न समूहों में विभिन्न स्थानों को ग्रहण करता है। पांचवा विशेषता देख सकते हैं कि एक लंबे समय तक समाज में विद्यमान रहने के कारण स्थितियाँ होती है, अर्थात वह विभिन्न समूहों के विभिन्न स्थानों को ग्रहण करता है। समाज को प्रत्येक स्थिति नए सिरे से निर्धारित नहीं करनी होती है, बल्कि वह पहले से ही समाज में विद्यमान होती है। यही था आज का वीडियो। आपको यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया, यानी सेक्शन बी तक बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको सेक्शन सी बताया जाएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा।